एवरीवन, वेलकम टू द लिटरेचर लुक। माय डियर, हम जो सीरीज़ चला रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसी में हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन 40 तक के। ये क्वेश्चंस विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड हैं, तो इनको चलिए हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Question 21. In which of the following poems does the poet express? किस पोएम में ये जो थॉट है ये एक्सप्रेस किया गया है? ये What are the theme? Song could have no ending. ठीक है, यानी कि ये लाइन जो आई है Song could have no ending, ये किस में है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है Ode to the West Wind, बी है Ode to a Nightingale, सी है द सॉलिटरी रीपर और डी है ओड टू अ ग्रेसियन अर्न। मैंने ये पोएम जो है वो पूरी चैनल पे डिटेल में कवर करा रखी है, अगर आपने देखी है द वेल, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड वॉच दिस वीडियो। बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाया है, एक भी लाइन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा, आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द सॉलिटरी रीपर, जहाँ पर वो लड़की जो है जो एकांत में फसल काटती रहती है और गाना गाती रहती है, तो उसका सॉन्ग ऑथर को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, पोएट को, विलियम वर्ड्सवर्थ जी को, कि वो कहते हैं सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, यानी कि ये खत्म ही ना हो। तो ये किसके बारे में है? सॉलिटरी रीपर के बारे में है, राइट। क्वेश्चन 22. इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी गेट द रेफरेंस ऑफ प्रोटस एंड ओल्ड ट्रीटन? इसका रेफरेंस आपको इनमें से किस वर्क में मिलता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है ओड टू द वेस्ट विंड, बी है Ode to a Nightingale, C है The Word is Too Much With Us, C and D है Ode on a Grecian Urn। चलिए फटाफट से नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एक्टिव लर्नर बनना है, एक्टिवली आपको पार्टिसिपेट करना है मेरे किसी भी वीडियो में, चाहे मैं प्रीवियस ईयर कराऊँ, चाहे मैं आपको थियोरी पढ़ा रही हूँ, उसमें के जो कीवर्ड्स हैं वो आपको टाइप करते रहना है। इससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बहुत समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए फीड हो जाएंगी और आप जल्दी से भूलोगे नहीं। तो चलिए आंसर बताइए। मैंने तो आंसर बता दिया है, ऑप्शन सी है, यानी कि द वर्ड इज टू मच विथ अस में प्रोटियस एंड ओल्ड ट्रीटॉन का जो रेफरेंस है ये मिलता है। ये लोग कौन हैं? ये जो है एंशियंट ग्रीक गॉड हैं, ठीक है, जिनका जो रेफरेंस है मिला हुआ है एंशियंट ग्रीक गॉड, राइट। ये एंशियंट ग्रीक गॉड्स हैं और ये किससे एसोसिएटेड हैं? अगर बात किया जाए तो जो प्रोटियस है, मतलब ये जो है प्रॉफिट ऑफ अ सी है, यानी प्रॉफिट मतलब जो भविष्यवाणी है वो करते हैं, और इनके सन कौन है? ट्रिटॉन। इनके सन है ट्रिटॉन, ओल्ड ट्रिटॉन, प्रोफिट के सन है ट्रिटॉन। और ये कौन है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एंशियंट ग्रीक गॉड है, और इनका रेफरेंस द वर्ड इज टू मच विथ अस में आया हुआ है। तो ये पोएम भी हम डिटेल से कवर करेंगे, एक एक लाइंस, उसके फॉर्म्स, उसका स्ट्रक्चर, उसका पब्लिशिंग ईयर, उसमें जो भी फिगर ऑफ स्पीच है वो सब कुछ डिटेल से कवर करने वाले हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब बटन को हिट किया हो और आपने बेल आइकन को भी हिट किया हो, क्योंकि बेल आइकन हिट करने से आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट जो वीडियो है वो आपसे स्किप हो जाए। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ। ये जो इवनिंग वॉक है वो जो किसका इन्फ्लुएंस शो करता है? यहाँ पर आपको जो डैश है, यानी कि ये जो खाली प्लेस है, यहाँ पर फिल करना है पोएट्स। वो बताता है रोसेटी, रोसर्च एंड डेलीबी ऑन हिम, यानी कि ये जो इवनिंग वॉक है, इस मतलब कि राइटर ये कह रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की ये जो फर्स्ट पोएम है एन इवनिंग वॉक और डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, इनकी फर्स्ट पोएम है, आपको पता ही होगा क्योंकि मैंने बायोग्राफी पढ़ा दी है। तो ये क्या शो करता है? ये इन्फ्लुएंस इन राइटर्स का शो करता है। तो ये राइटर्स कैसे, कौन है? मतलब ये इटालियन राइटर्स हैं, या ये फ्रेंच राइटर्स हैं, या फिर ऑप्शन सी ग्रीक राइटर्स हैं, या फिर ऑप्शन डी रोमन राइटर्स हैं? तो आंसर नहीं फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि ये कौन है? ये फ्रेंच राइटर्स हैं।
फ्रेंच पोएट्स हैं, राइट, फ्रेंच पोएट्स हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात किया जाए इसके पब्लिशिंग ईयर की, तो मैंने आपको बताया ही है कि इसका जो पब्लिशिंग ईयर है वो 1793 है। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एन इवनिंग वॉक कब पब्लिश हुआ है। 24 अबाउट whom did Arnold write in his poems मेमोरी वर्सेस। ये जो मेमोरी वर्सेस पोएम है मैथ्यू अर्नोल्ड की, इसमें इन्होंने किसके बारे में ये लाइंस लिखी हैं? He led us as we led at birth on the cool flowery lap on birth। तो ये लाइंस जो हैं वो मैथ्यू अर्नोल्ड ने किसके बारे में लिखी हैं? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन बी है विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी है टेनिसन एंड ऑप्शन डी है जॉन कीट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आंसर करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। मैथ्यू अर्नोल्ड ने 3 राइटर के बारे में बात की है अपने इस वर्क मेमोरियल वर्सेस में। गोथे हैं और ये हैं। तो इसमें बायरन एंड ये विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके बारे में लास्ट में 3rd पैराग्राफ में बात की गई है और इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है विलियम वर्ड्सवर्थ को अपने इस वर्क मेमोरियल वर्सेस में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर क्या होगा? ये वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग जो पोएट की डेफिनेशन है ये पूरी वो गिवन है और इसमें से जो मेन वर्ड्स हैं वो स्किप कर लिए गए हैं और उनको आपको फिल करना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू डैश अ मैन, इट इज ट्रू, endowed with more lively dash more dash and tenderness। तो क्या आप भरेंगे? ऑप्शंस देख लीजिए फटाफट से और कमेंट करिए कि क्या इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको राइट आंसर ही डायरेक्टली बताने वाली हूं, तो टेक योर टाइम। कर लिया आपने? चलिए, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन, a man, it is true, endowed with more lively sensibility। क्या हो जाएगा यहाँ पे? sensibility, more enthusiasm and टेंडरनेस, राइट। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये डेफिनेशन है किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा अबाउट पोएट के बारे में, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि क्या ये गा रही है? परहैप्स द प्लांटिव नमनेस फ्लो। ठीक, तो इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, द अबव मेंशन्ड लाइंस अपेयर, ये लाइंस कहाँ पर अपेयर होती है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है ट्रू लव, बी है द अनचेंजेबल, सी है द सॉलिटरी रिपर और डी है लूसी ग्रे। आई थिंक मुझे इसमें लेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने पूरा डिटेल में डील भी किया है। इससे रिलेटेड एक और लाइन स्टार्टिंग में आपको मिली थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द सॉलिटरी रिपर, क्योंकि उसका सॉन्ग उनको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो क्वेश्चन करते हैं ये सॉन्ग जो है किसके बारे में है, क्या है, और वो कहते हैं कि मेरा मन करता है, मतलब ये सॉन्ग कभी बंद ही ना हो, ये सॉन्ग गाना कभी बंद ही ना करे, इतना अच्छा उनको फील हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। द लाइन thy soul was like a star and dwelt apart, ये लाइन किस में आई हुई है? ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए लंदन 1802, बी डायनेस्ट्स, सी है द अनचेंजेबल और डी है अ कंसोलेशन। क्या है इसका राइट आंसर? फटाफट से कमेंट करिए मुझे। जी बिल्कुल सही, यानी कि लंदन 1802 ये इसका सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये पब्लिश किस में हुआ था? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, राइट, 1807। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बार रिपीट हो गया है कि सबको लर्न हो ही गया होगा। सॉरी
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। इसमें आपसे पूछा गया है। अब आप सोचोगे मैं मिल्टन का क्वेश्चन क्यों ले आई वर्ड्सवर्थ में, नहीं, ये वर्ड्सवर्थ का ही क्वेश्चन है। कैसे है अभी देखिए। तो पहले तो नॉट दिख गया, तो इसका क्या करना है, नॉट को अंडा बनाना है, यानी कि इसको सर्कल करना है। किसके इसको अंडा पसंद है भाई, बहुत से लोगों का बहुत फेवरेट होता है एग, मैं देखती हूँ बहुत। हालांकि ठीक है, फायदेमंद भी है, पर पता नहीं आजकल तो है ना, अंडे जो है वो फैक्ट्रीज में बनते भी हैं। खैर चलिए, ये अंडा कहाँ से आ गया, अंडे को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन देखिए, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, बी ऑन द लेट मास्करेड ऑफ पाइडेमोंट, सी द इनर विजन, और डी है ऑन हिज अराइविंग एट द एज ऑफ 23। कौन सा इनमें से जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। इट मीन्स वो किसी और राइटर के द्वारा लिखा गया होगा, तो किस राइटर के द्वारा लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए फटाफट से आंसर करिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, द इनर विजन। ये किसके द्वारा लिखा नहीं है, जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी ये तीन जो हैं ये जॉन मिल्टन के द्वारा लिखे गए हैं। और ये जो आपका सी है ऑप्शन है, पेन पेन पेन, ओ ये रही। कभी कभी पेन मेरी बेचारी गायब हो जाती है, हमें लगता है कहीं चली जाती है। खैर, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन ये एसोसिएटेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी पूछ लेता है, ज़रूरी नहीं है कि वो यही पूछे कि कौन सा ये पोएम या कौन सा वर्क जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। वो ये भी पूछ सकता है कि कौन सा वर्क या पोएम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। आगे बढ़े और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लैस इज, क्या है। ठीक, यानी कि ये सॉलिटरी हाईलैंड लैस ये क्या है। ऑप्शन ए अ गर्ल फ्रॉम आयरलैंड, या फिर अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, या फिर ऑप्शन सी अ गर्ल फ्रॉम अरेबियन सैंड्स, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सही आप गेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इतना आसान है, इतना इजी क्वेश्चन है। तो वो जो गर्ल होती है वो कहाँ की होती है, स्कॉटलैंड की होती है। और ये जो क्वेश्चन है ये सॉलिटरी रीपर से है, एंड ये जो वर्क है ना इनका, ये जो पोएम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आईना टाइम क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, कभी इंपॉर्टेंट लाइंस पूछ देगा, कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको ये जो है बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है। मैंने चैनल पे डिटेल में कवर करा रखा है, नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए ये क्वेश्चन जॉनरा से है। जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि किसी भी वर्क के जॉनरा से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन वैसा ही है। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर, ये जो इनका वन एंड ओनली प्ले है द बॉर्डरर, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, ये किस कैटेगरी में आता है। ऑप्शन ए है प्रोज ट्रेजेडी, बी है एपिक, सी है वर्स ट्रेजेडी, एंड डी है ओड। फटाफट से इसको सॉल्व करेंगे हम। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कि ये एक वर्स ट्रेजेडी है। ठीक है, वर्स ट्रेजेडी है। और ये कब लिखी गई थी, अगर बात करें इसके ईयर की, तो ये 1795 टू 97 में इसको जो है लिखा गया था। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया ये ओनली प्ले है। और ये सेट कब हुआ था, किसके शासनकाल में अगर कहा जाए, तो हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड के टाइम पीरियड में ये सेट हुआ था। हेनरी
थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको दो दिया है, इनसे इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉर्डर कब, इसका टाइम पूछा जाता है एंड किस के समय में ये जो है वो सेट हुआ है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि उनका वन एंड ओनली प्ले कौन सा है, तो कभी कभी नाम आ जाता है तो आपको बताना है द बॉर्डर। तो हमारे यहाँ पे कितने क्वेश्चन तैयार हो गए, 1 2 3 एंड 4। एक क्वेश्चन से हमने 4 क्वेश्चन को लर्न किया। ये होनी चाहिए स्ट्रेटजी पढ़ने की, तो जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन को ही ना पढ़ें, उसके आसपास की चीजें भी साथ ही साथ कवर करते चलें। 31, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अकर। तो ये जो लाइन है ये किस वर्क में आई हुई है, ये लाइन तो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत फेमस है, तो इसको स्टार मार्क करना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ऑप्शन है टिंटरनेबे, द रिक्लूज, ऑप्शन सी है द प्रील्यूड एंड ऑप्शन डी है इमॉर्टैलिटी ओड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप कमेंट कर रहे हो या नहीं? यस, एक्टिवली परफॉर्म करिए। चलिए चलिए अपने हाथ को थोड़ा सा कस दीजिए यार और हाथ बढ़ाइए, कमेंट करिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कर दिया? ओह थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इमॉर्टैलिटी ओड, क्योंकि इन्होंने ही इसमें बात की है इस तरह से जन्म की, हेवन की, और हम जो है जन्म के पहले हेवन से आते हैं, अपनी सारी बातें जो हैं भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने पूर्व जन्म का याद रहता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भूलते जाते हैं। ये सारी बातें इसी में कही गई हैं इमॉर्टैलिटी ओड में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आते हैं और इसको बहुत ही डिटेल में मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्दी। अब आप सोचेंगे गाल्सवर्दी को कहाँ वर्ड्सवर्थ में ले आई? नहीं भैया, मैं जॉन गाल्सवर्दी को नहीं ले आई हूँ, मैं उन्हीं को ले आई हूँ, लेकिन आप पहले बताओ तो सही कि कौन सा नहीं है। नहीं दिखते ही हम पहले क्या करेंगे, नहीं को बनाएंगे अंडा, क्योंकि हमें पसंद है बहुत ज्यादा अंडा। एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है, लेकिन फिर चलते हैं, मे बी शायद किसी को पसंद हो। तो ऑप्शन कुछ भी मतलब बोल दी ना मैं, खैर कोई नहीं, थोड़ा पता चलता है आप लोग के साथ। ऑप्शन ए क्या है, स्वैन सॉन्ग, ऑप्शन बी है द थॉर्न, सी है सेंस प्रोग्रेस, डी है फ्लावरिंग विल्डरनेस। एक्चुअली माहौल को थोड़ा लाइट करना पड़ता है, लेके चलना पड़ता है इस तरीके से, अदरवाइज आप भी बोर हो जाएंगे और मेरा भी मतलब सर में क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, मुझे लगेगा क्या मशीन की तरह चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा लाइट माहौल बनाना चाहिए। आप लोग भी कभी कभी चाहो तो आराम से कॉमेंट बॉक्स में लाइट माहौल बना सकते हो कुछ अच्छी सी कोटेशन डालकर। चलिए आंसर बता दिया आप लोगों ने, मतलब मैं ही लेट हो रही हूँ? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, मैं लेट नहीं हूँ। चलिए मैं आपको इसका आंसर फटाफट से बता देती हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द थॉर्न। ये किसके द्वारा लिखा नहीं है, ये गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी फ्लावरिंग विल्डरनेस ये तो इनके ट्रायोलॉजी का ही पार्ट है। सेंस प्रोग्रेस, स्वॉन सॉन्ग, ये सब जो है इनका वर्क है, लेकिन द थॉर्न नहीं है। तो फिर आखिर द थॉर्न है किसका, क्यों यहाँ पर गिवन है? ऑब्वियसली किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ जी का है, ठीक है। और ये पब्लिश कब हुआ है, 1789 में, 1789 में, राइट, बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट बाय जॉन गाल्सवर्दी। यहाँ पर फिर ये मत सोचिएगा क्वेश्चन रिपीट है, नहीं भैया क्वेश्चन रिपीट नहीं है, अगला क्वेश्चन है, लेकिन टाइप उसी तरह है, यानी उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा इनमें से क्या नहीं लिखा गया है, कौन सा वर्क? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, ये सब आपका जो क्वेश्चन अभी आ रहा है ना, 3-4 क्वेश्चन जो अभी आपने हाल में ही देखा है, ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर का है, ठीक है। ये भी, इसके पहले वाला भी, इसके पहले वाला भी जो आपने देखा, एंड आपने सॉलिटरी रीपर का जो हाईलैंड लैस वाला देखा, वो भी, वो सब किसका है, लास्ट ईयर टीजीटी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। और ये 16 में भी गया था, मतलब पूछा गया था। तो मतलब आप कह लीजिए कि ये 16 के काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो 2021 में रिपीट हुए हैं। तो आप ऐसा मान कर चल सकते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए पीवाईक्यू हमारे लिए रामबाण हो सकता है, और हम उसी रामबाण को घोल कर पी रहे हैं इस समय, ठीक है। पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? बिल्कुल पी रहे हैं। चलिए, तो ऑप्शन ए है डिवॉन टू मी, ऑप्शन बी है रसिया अमेरिका, ऑप्शन सी है पास्ट, ऑप्शन डी है एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर।
क्या सही होगा? ऑप्शन डी, यानी कि ये जो वर्क है ये जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? ऑब्वियसली ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, तभी तो हमने इस स्लाइड में जो है वो रखा है। लेकिन आपका ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको ये थोड़ी पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन के स्लाइड से आ रहा है, क्योंकि अभी हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं तो आप गेस कर सकते हो। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, इन क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि आपके जो भी मेजर राइटर आपके कोर्स में दिए हुए हैं उनके जितने भी फेमस वर्क हैं आपको उसको बिल्कुल रट लेना है, अच्छे से घोल कर पी लेना है। चाहे आप ट्रिक्स बनाइए, चाहे ऐसे मैनुअली लर्न कीजिए, लेकिन आपको ये लर्न करना ही करना है एनी हाउ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में जो है आपके पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। Whoever William Wordsworth as an ever enduring man, किसने कहा है इनको ever enduring man? A. डॉक्टर जॉनसन, बी जॉन कीट्स, सी डी क्वेंसी और डी एस टी कॉलरेज। किसने कहा है उनको एवर एंड्यूरिंग मैन? या ऑब्वियसली एस टी कॉलरेज ने इनको क्या कहा है? एवर एंड्यूरिंग मैन। ये जो टाइटल्स दिए गए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ को तो काफ़ी मिले हैं, तो ये जो टाइटल्स क्रिटिक्स के द्वारा दिए गए हैं या उनके फ्रेंड्स के द्वारा दिए गए हैं उसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। दाउ हैडेस्ट अ वॉइस हुज साउंड वाज लाइक अ स्टार। उनकी आवाज़ कैसी है? सी की तरह है। सॉरी, स्टार कहाँ मैं पढ़ रही हूँ, लग रहा है सोने वाली हूँ क्या? नींद आ रही है? नहीं भैया, नींद तो नहीं आ रही है, फिर क्यों गलत पढ़ रही हूँ? शायद चश्मे का नंबर बढ़वाना पड़ेगा। चलिए, प्योर एज द नेक्ड हेवेंस, मैजेस्टिक फ्री। ये जो लाइंस हैं ये रिटन फॉर किसके लिए लिखी गई हैं? ये देख लीजिए, ये मत सोचिएगा कि किसके द्वारा लिखी गई हैं। रिटन बाई नहीं पूछ रहा है, रिटन फॉर पूछ रहा है। ये लाइंस जो है वो किसके लिए लिखी गई हैं? ऑप्शन ए जॉन गाल्सवर्दी, बी विलियम शेक्सपियर, सी जॉन मिल्टन और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ये जो लास्ट वाला जो वर्ड है ये क्या करता है? ये गेम करा सकता है, यानी कि सही और गलत करा सकता है ये लास्ट वाला। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जॉन मिल्टन के बारे में कहा गया है। और किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने। किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ महोदय ने अपनी पोयम लंदन 1802, जिसका कि एक और टाइटल है टू मिल्टन। ठीक है, चाहे आपसे टू मिल्टन कहकर आए एग्जाम में या लंदन आए तो दोनों एक ही हैं, दोनों के ये टाइटल मतलब एक ही के ये दोनों टाइटल हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें जॉन मिल्टन के बारे में ये लाइंस कही हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ इज इंचैंटेड एंड मूव्ड बाय अ सिंगल गर्ल सॉन्ग। भैया फिर से वही है, मतलब जब सिंगल गर्ल की बात आ जाए वो भी गाना गाती हुई, तो आंख बंद करके आप इसका आंसर लगाएंगे। बिल्कुल आंख बंद करके। क्या आंसर लगाने वाले हैं आप? हाँ भैया, गलती का तो चांसेस ही नहीं है, यानी कि द सॉलिटरी रीपर। ठीक है, द सॉलिटरी रीपर। आगे बढ़े, बहुत ज़्यादा इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कई बार कर चुकी हूँ, तो क्या रिपीट करना। विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज जनरली कंसीडर्ड टू बी हिज मैग्नम ओपस। भैया विलियम वर्ड्सवर्थ के किस वर्क को उन्होंने अपना मैग्नम ओपस कहा है? ऑप्शन है आपके। ए द एक्सकर्जन, बी है प्रेफरेंस टू द लिरिकल बैलेट्स, सी है गाइड टू द लेक्स और डी है द प्रील्यूड। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना, लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द प्रील्यूड। क्या है इसको, क्या बोला जाता है? मैग्नम ओपस। लिख दो, मैग्नम ओपस, राइट, प्रील्यूड को बोला जाता है।
और प्रील्यूड के बारे में तो पूरा डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊंगी ही। इसका और एक टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल ग्रोथ ऑफ द पोएट्स माइंड। ये भी पूछा जाता है कि इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है, ये कब पब्लिश हुआ था। तो ये पोस्थुमसली यानी उनके डेथ के बाद 1850 में पब्लिश हुआ था इनकी वाइफ के द्वारा। और ये कितनी बुक्स में है, तो ये 14 बुक्स में डिवाइडेड है। कितनी बुक्स में? 14 बुक्स में डिवाइडेड है। ये आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ पोएम बाय। ये किसके द्वारा लिखी गई पोएम है? ऑप्शंस हैं आपके, पीबी शेली, बी एस.टी. कॉलेज, सी विलियम ब्लेक और डी विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑब्वियसली डी विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लगाना। ये कंपोज किया गया है 1802 में। इट इज कंपोज्ड इन 1802 एंड पब्लिश्ड इन 1807, राइट, इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम। आगे बढ़े और देखें अपना 39th क्वेश्चन, हु रोट द लूसी पोएम्स। ये भी बहुत ही जिसे बोलते हैं फिसड्डी सा क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, क्योंकि हम क्लास 10th-12th से लूसी पोएम्स पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता ही होगा किसने लिखा है। तो राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है लूसी पोएम्स। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये नहीं है कि यहीं पर क्वेश्चंस एंड हो जाते हैं। मैं आपको अभी फिलहाल 500+ क्वेश्चंस की सीरीज दे रही हूँ और इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे। पहले स्टार्टिंग में आपको 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस का ऐसा सेशन मिलेगा। बाद में उन सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके मैं एक मैराथन बना दूंगी, ताकि वो लोग जो रिवीजन के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं और एक ही बार में एक ही जगह पर एक ही चीज़ का कलेक्शन चाहते हैं, तो उनको ये मिल जाए। इसीलिए मैं जब ये पूरी वीडियोज़ बना लूँगी तो उनको कंपाइल करके एक मैराथन बना दूँगी, राइट। और इसको तो ख़त्म ही होने वाला है ये, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए क्यूट सी बेल मैंने आपके लिए बना दी है ना, चलो ना आप हिट करो ना। कर दिया, वेरी गुड, अच्छी है ना बेल। तो वैसे ये छोटा होता है ना, तभी तो यहाँ पे, खैर चलो यार, बेल भी बनाना नहीं आता, यानी आर्ट भी सीखना पड़ेगा। चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो फिर आप लोग गुस्सा करने लगोगे भाई। इन विच ईयर वॉज द लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड। लिरिकल बैलेड जो है वो कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन हैं 1750, 1795, 1798 एंड 1850। तो भैया 1850 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 1815 में तो 50 में तो अभी कुछ और आया था थोड़ी देर पहले, जस्ट इस क्वेश्चन के पहले ही हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी कि 1798 में ये आया है। तो चलिए प्लीज मुझे ये जरूर मेंशन कीजिएगा। चलो भैया, अब मैं भी चली आराम करने, लेकिन हाँ, आराम तो मुझे तभी आएगा जब आप मुझे नीचे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें मुझे, मैं कोशिश करूँगी उसको अप्लाई करने की। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ के साथ साथ किसी और पर्सन की लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते रहें और एक स्माइल क्रिएट करते रहें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग